तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने गेस किया 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, वो डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत अच्छी है और इसमें जो क्वेश्चन है वो तो और ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा उसको नोट करके 2021 बोर्ड एग्जाम में याद करके जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। और देखिए क्वेश्चन नंबर पहला स्टूडेंट ये बोल रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दो लाभों का विवेचना कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दो लाभों का विवेचना कीजिए। तो आइए जानते हैं। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे यहाँ पे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दो लाभ निम्नलिखित हैं। सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली के कितने लाभ हैं? दो लाभ निम्नलिखित है। कौन कौन से? तो पहला नोट कीजिए कि गरीब लोगों को नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तु मिलती है, और दूसरा कि खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं का न्यायोचित वितरण किया जाता है। तो हमसे देखिए इसमें कुछ समझने वाली थोड़ी बात है। हमसे पूछा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दो लाभ के, तो बस दो ही लाभ हमको याद करना है, इसमें और कोई टेक्निक थोड़ी है समझने के लिए। ठीक है, पहला गरीब लोगों को नियंत्रित मूल्य पर आवश्यक वस्तु मिलती है, खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं या न्यायोचित वितरण किया जाता है। तो इसमें कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल दो ठे हमको इसका वितरण प्रणाली के दो लाभ पूछा था, हमने बता दिया। चलिए क्वेश्चन आपका समाप्त होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। उसमें कुछ टेक्निक बात था ही नहीं कि मैं आपको बताऊं। ठीक है, सिंपल दो ठे हमको लाभ पूछा था, दो लाभ मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे कि विकास से क्या तात्पर्य है। हाँ, ये प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। विकास से आप क्या समझते हैं, चाहे विकास से क्या तात्पर्य है? तो देखिए उत्तर के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि विकास किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। विकास किसी देश के सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा समानता आदि विकास के महत्वपूर्ण भाग हैं। विकास किसी भी देश के किस पर निर्भर करता है? सर्वांगीण विकास पर निर्भर करता है। स्वतंत्रता और सुरक्षा तथा समानता आदि विकास के क्या है? हमारे महत्वपूर्ण भाग हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। देखिए ये अति लघु उत्तरीय बता रहा हूँ, अति लघु उत्तरीय जो 2 नंबर के पूछा तो वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए छोटा है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हों। कह रहा है कि पर्यावरण में जो गिरावट हो रही है, कुछ ऐसे उदाहरण की सूची आप बनाइए जो हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं। तो आइए उत्तर के माध्यम से जानते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन? जैसे में आप लोग मृदा अपरदन देख ही रहे हैं कि कितना तेजी से गिर रहा है। दूसरा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से जल प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण में आप लोग जो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग कर रहे थे, जल प्रदूषण भी उससे हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है। तीसरा भूजल के स्तर में गिरावट हो रही है। ठीक है, और चौथा कि गाड़ियों एवं कारखानों से निकलने वाले धुएं के द्वारा ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण। वनों का तीव्र गति से कटाव किया जा रहा है जिससे जंगली जानवरों की आवाज़ संकुचित हो रहे हैं और साथ ही इसका शिकार भी किया जा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट। कह रहा है हमसे क्या पूछा है कि पर्यावरण में गिरावट करना, तो पर्यावरण में गिरावट के कारण यही तो है गाड़ियों, देखिए गाड़ियों में कारखानों से निकलने वाले जो धुएं हैं, तो धुएं से आपका क्या हो गया यहाँ पे? वायु प्रदूषण, और गाड़ियों से जो ध्वनि निकल रही है उससे ध्वनि प्रदूषण हो ही रहे हैं। वनों में तीव्र गति से कटाव किया जा रहा है, इससे जंगली जानवरों की आवाज़ संकुचित हो रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर जंगल को ही काट दिया जाए तो वो जानवर कहाँ रहेंगे? ठीक है, और साथ ही इसका शिकार भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण जो हम लोग आसपास देख रहे हैं, जो हमारे ही इधर आसपास पड़ोस में सारी चीज़ें होती हैं। कंडीशन वही हमसे पूछा तो वही हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पॉइंट वाइज हमने लिख दिया और इसी प्रकार आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? तीसरा स्टूडेंट। ठीक है, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हो। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए कह रहा है कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक मापने का सूत्र बताइए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि शरीर का द्रव्यमान सूचकांक मापने का सूत्र बताइए। तो देखिए सिंपल होता है कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक मापने का सूत्र निम्नलिखित है। तो जब भी हमें शरीर द्रव्यमान सूचकांक नापना हो, जिसे BMI कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तब व्यक्ति का भार वो भी किलोग्राम में और उसमें आप भाग दे देंगे लंबाई स्क्वायर वो भी मीटर में, तो हमारा द्रव्यमान, शरीर का द्रव्यमान सूचकांक निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ये फार्मूला होता है, फार्मूला ही बस पूछता है और कुछ नहीं, बस इस फार्मूला को रट्टा मार लीजिए, यही आएगा कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक मापने का सूत्र बताइए, यही लिख दीजिएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा अच्छे तरीके से क्लियर होता हुआ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियों
आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थिति के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं? आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थिति के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है? तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग, इसका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है यह कि आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थिति के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग कि रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक जो गतिविधियों को निम्नलिखित 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन वर्गों में बांटा जा सकता है? तो पहला आपका संगठित क्षेत्रक। अब संगठित क्षेत्रक क्या होता है, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना है। संगठित क्षेत्रक में हम लोग लिखेंगे इस क्षेत्रक में सभी गतिविधियां एक पद्धति के अंतर्गत होती हैं। इस क्षेत्रक में क्या होती हैं स्टूडेंट की जो सभी गतिविधियां एक पद्धति के अंतर्गत होती हैं, अर्थात संगठित क्षेत्रक में वे उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं, ठीक है, जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और लोगों के पास सुनिश्चित रोजगार होता है। तो यह तो पहला संगठित क्षेत्रक हो गया। दूसरा असंगठित क्षेत्रक है, इसमें लिखेंगे हम लोग कि असंगठित क्षेत्रक छोटी और बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है। असंगठित क्षेत्रक छोटी और बिखरी इकाइयों से क्या होता है स्टूडेंट, निर्मित होता है। यहाँ नियत कानून की अवहेलना होती है, इसमें कोई पद्धति नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका असंगठित क्षेत्रक हो गया। तो देखिए हमसे पूछा था कि आर्थिक गतिविधियों रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 2 तरीके से, एक तो संगठित क्षेत्रक द्वारा, एक असंगठित क्षेत्रक द्वारा, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, बहुत आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, वेरी मोस्ट आईएमपी है, कह रहा है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होने के क्या कारण थे? कोई 2 कारण लिखिए। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है किसी कीमत पे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होने के क्या कारण थे? कोई 2 कारण लिखिए। तो देखिए हम लोग उत्तर लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन वर्ष 1921 और 1922 तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 से लेकर 34 तक। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए 2 प्रमुख आंदोलन थे, कौन कौन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण, हेडिंग डालिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के क्या कारण थे। तो देखिए आप लिखेंगे इसमें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण निम्नलिखित हैं, कौन कौन? तो पहला कारण था कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान निर्माण हेतु सर्वदलीय बैठक में पारित नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। तो ये पहला कारण था। दूसरा कारण स्टूडेंट यह था कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग भी अस्वीकृत कर दी थी। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण 2 हैं, जो कि दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। तो गांधी जी चला गए 2 आंदोलन मैंने बता दिया कि एक असहयोग आंदोलन जो कि वर्ष 1901 लेकर 1922 तक चला, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से लेकर 34 तक चला, और महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए 2 प्रमुख आंदोलन थे यह, ठीक है। और मैंने भी आप लोगों को बता दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण से, तो 2 कारण भी मैंने बता दिया, और उन्होंने कौन से 2 आंदोलन चलाए उसका नाम भी और डेट भी बता दिया कि कितना किस सन में चला हुआ। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट यह है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। तो देखिए उत्तर हम लोग लिखेंगे कि साइमन कमीशन जॉन साइमन के अंतर्गत किया गया था। जो साइमन कमीशन है किसके द्वारा? तो जॉन साइमन के अंतर्गत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना था। इसका जो उद्देश्य था वो भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्यों की समीक्षा करना और क्या सुझाव देना था इसका, साइमन कमीशन का। इसलिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और कौन किए थे? तो जॉन साइमन ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 आपको इस स्लिप में मुलाकात होगी। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको जान लेते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया था। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया था। तो देखिए उत्तर लिखेंगे हम लोग कि प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार आधुनिक हथियार का प्रयोग किया गया था। किसका? आधुनिक हथियार का प्रयोग किया गया था, जिसमें मशीन गन,
टैंक, हवाई जहाज, रासायनिक हथियार शामिल थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया था। तो यही सारी चीज हथियार का प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पे क्लियर होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट ये बोल रहा है यहाँ पे कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए हम लोग उत्तर लिखेंगे कि संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ उनके उचित विकास से है। ठीक है, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। तो संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ उनके उचित विकास से है। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर होता हुआ स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्वतंत्रता के पश्चात शुरू किया गया था। बहुउद्देशीय परियोजना का शुरुआत कब हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद इसको शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य नदी के जल को संग्रहित करके जल संसाधनों का समुचित प्रबंधन विकसित करना है। ठीक है, आपको इस परियोजना किस लिए परियोजना बनाई गई कि जल को क्या करके इकट्ठा कर संग्रहित करके उन जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन विकसित करना ही बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्लियर होता हुआ स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि रबी और खरीफ ऋतु के मुख्य फसलों के नाम लिखिए। रबी और खरीफ ऋतु के मुख्य फसलों के नाम लिखिए। तो रबी की फसलें आपकी हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि, ये सब रबी की फसलें हैं। और खरीफ की फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, मूंगफली इत्यादि, ये खरीफ की फसलें हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, ये भी आपको क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में टोटल 11 क्वेश्चन बात किया हूँ। कितने 11 ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन जो बताए हूँ बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है 2021 बोर्ड एग्जाम में, समझ रहे हैं। तो चलिए, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी, 11 क्वेश्चंस मेरे अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।